हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 10 की, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का लोक साहित्य जो है पढ़ना है। तो इसमें जो है आपको मध्य प्रदेश का लोक साहित्य क्या होता है, इसके अंतर्गत जो आपको चीज़ें पूछी गई हैं वो है लोक कथाएँ, लोकगीत, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, वो मैं आपको आगे चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले अगर बात करें कि लोक साहित्य होता क्या है, जब आप मध्य प्रदेश का लोक साहित्य पढ़ेंगे या कहीं का भी लोक साहित्य पढ़ेंगे तो लोक साहित्य होता क्या है, पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो लोक साहित्य से तात्पर्य क्या है कि लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, वह जीवन से घनिष्ठता से संबंधित है। लोक साहित्य एवं पारिभाषिक शब्द है जो लोक तथा साहित्य से, तो लोक साहित्य यानी कि लोक साहित्य जो है लोक प्लस साहित्य, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ ऐसा साहित्य जो लोगों से मिलकर बना हो उसको लोक साहित्य कहते हैं। तो उस लोक साहित्य का अभिप्राय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोक करता है, यानी कि ये लोगों द्वारा ही इसकी रचना की गई है, इसका विकास किया गया है। कोई बहुत बड़ा लेखक या कोई बहुत बड़ा आदमी जो है वो इस चीज़ की रचना नहीं कर रहा, बल्कि लोगों के द्वारा ये चीज़ें की गई है। लोक साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, इसलिए उसमें जनजीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ समाहित है। तो जनजीवन में संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी को इसमें जोड़ा जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य, संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। तो ये कथन जो है लोक साहित्य से संबंधित डॉक्टर सत्येंद्र का है, उनकी पुस्तक लोक साहित्य विज्ञान से। तो देखिए, लोक शब्द आरंभिक साहित्य के वेद के साथ मिलता है। तो पहले जो साहित्य थी वो क्या थी, वेद थे, ग्रंथ थे। तो लोक वेद की चर्चा भी सुनी जाती थी, किंतु वेद में कही गई बात वैदिक और लोक में कही बात जो है वो लौकिक कहलाती है। इस प्रकार जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं वैदिक और वेद से भिन्न सारी कथाएं लौकिक कहलाएगी। तो पुराने समय में जो कथाएं होती थी उनको हम वैदिक कथाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि वैदिक कथाएं में वेदों की बातें की जाती है, और वहीं पे लौकिक कथाएं लोगों से संबंधित होती है, वो लौकिक कथाएं कहते हैं। वास्तव में लोक साहित्य शब्द अंग्रेजी शब्द के फोक लिटरेचर का अनुवाद है। सामान्य प्रयोग में पाश्चात्य प्रणाली की सभ्यता के लिए ऐसे शब्दों, अब इसके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जैसे लोकवार्ता, लोक संगीत आदि में इसका अर्थ संकुचित होकर अंचलीय तथा मुख्य धारा से कटे ग्रामीण संस्कृति के लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इसकी मुख्य परिभाषा हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य का जो अर्थ है वो उसका अंचल क्षेत्र जो कि ग्रामीण संस्कृति का बखान करती हो, वो सारे लोक साहित्य में आते हैं। लोक मनुष्य समाज का, अब ये लोक होता कौन है, तो लोक जो है वो मनुष्य समाज जो है, ये समाज है, उसका वर्ग है जो अभिजात्य, संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। तो जितने भी कर्मकांड की, ये शास्त्रों आदि की बातें हैं, इन सब से ये जो लोक है ये इन सब से दूर रहते हैं, और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है और अपनी ही परंपरा में वो चले आ रहे हैं। उनको इन शास्त्रीयता का, इन किताबी ज्ञानों से कोई मतलब नहीं, वो अपनी संस्कृति जो उनकी चली आ रही है उन्हीं पे ये चलते हैं। ऐसे लोगों की लोक की अभिव्यक्ति में जो तत्व मिलते हैं वे लोक तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक परिचय इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश जो है भारत की हृदय स्थली होने के साथ साथ कला स्थली भी है। प्राचीन काल में
यहाँ की गौरवशाली परंपरा रही है। तो क्या क्या परंपराएं रही है? यहाँ की लोक कला, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, लोक नृत्य कला, ये सारी चीज़ें यहाँ रही है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति मूल्यों से अनुप्राणित और अपनी विशिष्टता जो है वह बनाए रखे हुए है। प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और लोक कला की बहुरंगी विशेषता के कारण यह अपने आप में अद्वितीय राज्य है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसमें मालवी, बुंदेली, बघेली और निमाड़ी के अलग अलग रंग जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी जब आप इसका लोक साहित्य पढ़ेंगे तो इसमें आपको इन्हीं 4 के बारे में पढ़ना है। यहाँ की यानी कि मध्य प्रदेश की अपनी कोई लोक संस्कृति नहीं है। यहाँ 5 लोक संस्कृतियों के अलग से इनकी अनेक जनजाति भी है जो इसका उजागर करते हैं। साहित्य, अब मध्य प्रदेश के लोक साहित्य में देखिए तो साहित्य जो है वो मानव संस्कृति का अभिन्न अंग है। संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य की व्युत्पत्ति हित या कल्याण के अर्थ में लिया है, जिसमें साहित्य का जो पर्याय है अर्थ है हम क्या कहते हैं? काव्यशास्त्र। तो कहा भी गया है हितेन सह सहितम तस्य भाव साहित्य। मानव की मौखिक अथवा लिखित सार्थक अभिव्यक्ति साहित्य के अंतर्गत आती है, भले ही उसका विभाजन शिष्ट साहित्य अथवा लोक साहित्य में क्यों ना कर दिया जाए। तो अब लोक साहित्य क्या है? तो मौखिक परंपरा का साहित्य एवं राष्ट्र के हर जनपद की लोक भाषा में लोक प्रचलित लोक का साहित्य ही लोक साहित्य व्यक्ति की एकांतिक कल्पना नहीं वरन समस्त लोक की अनुभूति है। यानी कि इसको लोक साहित्य के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें कहेंगे? तो इसके अंतर्गत लोक भाषा, लोक प्रचलित जो है लोगों के बीच प्रचलित है उन चीज़ों को लिया जाता है। इसमें लोगों के दुख, दर्द, उल्लास और व्यवस्था हर चीज़ें जो है इनको वाणी दी जाती है। तो डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त ने कहा है, लोक साहित्य लोक भाषा का वह साहित्य है जो अपने अंतर्निहित लोक तत्व के कारण लोक द्वारा गृहीत हो गया हो और लोक मुख में जीवित हो। लोक साहित्य का लोक तत्व रचनाकार के मन या मानस में बैठकर सहृदय के रूप में उसकी अनुभूति को लोकानुभूति में रूपांतरित करना है। तो लोक साहित्य में जो है भाषागत विभिन्नता होते हुए भी भावों में एक रूपता है, यानी कि हर लोगों की जो भाषा है वो अलग अलग होते हुए भी जब बात दो मुख्य भाव जो है वो एक ही है। अब देखिए कहीं का कोई कल्चर है, कहीं का कोई कल्चर है, कोई संस्कृति है, हर जगह की अपनी एक संस्कृति है, लेकिन मुख्य जो उनका भाव है वो उनका जो प्रेम है। तो यहाँ देखिए भारत की बात करें तो भारत देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन उनका मुख्य भाव जो है वो एक ही झलकता है। तो यहाँ पे लोक साहित्य में भी भाषाओं की तो विविधता देखने को मिलती है, लेकिन भावों की एक रूपता होती है। कन्या चाहे गुजरात की हो, चाहे राजस्थान की निमाड़ की हो या मालवा की बेटी, विदाई के गीतों में पिता का एक समान दर्द अभिव्यक्त होता है। तो चाहे कहीं की भी बेटी की विदाई हो रही हो, जो ये प्रेम है पिता पुत्री का, या उस टाइम विदाई के टाइम जो भाव निकलते हैं वो सभी पिता का एक समान ही होता है, चाहे गीत जो है वो अलग अलग अपनी भाषा में गाए जाए। इनके गीतों में पिता के रोने से गंगा में बाढ़ आ जाती है, माँ के रोने से धरती पर अंधेरा छा जाता है, भाई की रोने से उसकी धोती पाँव तक भीग जाती है, लेकिन भौजाई की आंखों में आंसू तक नहीं आते। अब यहाँ पे लोक साहित्य का एक उदाहरण दिया गया है बेटी की विदाई का। माई के रोए नदिया बहत है, बाबुल के रोए गंगा ताल मोरे लाल, बीरन के रोए छतिया फटक है, भौजी के जियरा कठोरे मोरे लाल। तो इस प्रकार से जो है भाव जो है देखने को मिलते हैं। लोक साहित्य में देवता मानव स्वरूप में अवतरित होकर मनुष्य के दुख दर्द के साथी हो उठते हैं। तो केवल मनुष्य के अंदर ही ये चीज़ें नहीं होती, बल्कि देवता भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें किसी के भी घर में पुत्र के जन्म पर बधाई नंद के घर ही भेजी जाती है। लोक साहित्य में समष्टि के दुख दर्द और उल्लास और व्यवस्था को वाणी देने का प्रयास जो है वो किया जाता है। लोक साहित्य
साहित्य का कार्य महज लोकगीत, लोक कथा और लोक कहावतों का संकलन मात्र नहीं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि लोक साहित्य से अभिप्राय केवल जो लोक कथाएं हैं, लोक गीत है या लोक कहावतें जो चली आ रही है, केवल वही सब लोक साहित्य के अंतर्गत आता है, बल्कि इसमें अनंत काल तक मानव जीवन की जो यात्रा है उसका प्रवाह देखने को मिलता है। लोक साहित्य में सुंदर अमंगल के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसके गीतों में चंदन के चौक, सोने के कलश, हीरे एवं मोती के थाल सजाए जाते हैं। रेशम की डोर से बंधे सोने के घड़ों में पानी भरा जाता है। उनके गीतों में रंगीन कल्पनाएं होती है, सुंदर सपने सजाए जाते हैं। यहाँ लोकगीत का एक और उदाहरण आप देख सकते हैं जो कि बच्चे के जन्म पे गाए जाते हैं। आज दिन सोने को महाराज, सोने को सब दीन, सोने की रातें, सोने के कलश घराओ महाराज। तो लोक साहित्य की संपदा को, अब लोक साहित्य को जो है अलग अलग, यहाँ आपने उदाहरण देखा किस प्रकार से विदाई के समय गीत गाए जाते हैं और किस प्रकार से बच्चे के समय खुशी के गीत गाए जाते हैं। तो अब लोक साहित्य भी अलग अलग भागों में विभाजित है, अलग अलग चीज़ों में विभाजित है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो पहला आता है लोक काव्य, जिसमें कि लोकगीत और लोक गाथाएं जो है सम्मिलित है। दूसरा है लोक कथा। तीसरा है लोक नाट्य, जिसमें नाटक आदि की जाता है। चौथा है लोकोक्ति, जिसमें पहेलियां और कहावतें आती हैं। तो लोक साहित्य का महत्व क्या है, इस संबंध में राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है, हिंदी साहित्य के निर्माण में लोक साहित्य ने आधारशिला का काम किया है। लोक साहित्य का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर इसकी विशाल गुरुता और गहराई का अनुमान लगाया जा सकता है। लोक साहित्य में भूगोल, इतिहास और पुरातत्व का भी घनिष्ठ संबंध है। लोक साहित्य की कथा, उक्तियाँ, मुहावरे, गीत गाथा आदि अनेक स्थल हैं जिसमें पुरातत्व और इतिहास की झांकी झलकती है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि सिर्फ केवल ये लोक साहित्य में केवल जो गीत आदि नहीं, बल्कि जो वहाँ की संस्कृति है, इतिहास है, वो भी झलकता है। इसका उदाहरण है, भैंस बंधी है और छाप, पड़ा होशंगाबाद, लगवैया है जागरे, चपिया रेवा पार। तो यहाँ पे देखिए इतिहास, जो इसका इतिहास रहा है होशंगाबाद का, वहाँ का वर्णन जो है इसमें देखने को मिलता है। तो लोक साहित्य के बुझावल ने बुंदेलखंड की भौगोलिक सीमा रेखा खींचकर, तो बुंदेलखंड की जो सीमा रेखा है उसके बारे में इन पंक्तियों में कहा गया है। इसके बाद डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने इस संबंध में क्या कहा है, तो किसी देश के जीवन में लोक साहित्य का विशिष्ट महत्व है। सच तो यह है कि लोक की वास्तविक संस्कृति उसके मौखिक साहित्य में निहित है। यानी लोक साहित्य जो है वास्तव में उसके मौखिक साहित्य, जो मौखिक चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उसमें मौजूद है। सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों पर भी लोक साहित्य का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। जन्म, विवाह, मृत्यु के समय में संस्कार व विधियों का ज्ञान व अन्य रीति रिवाज जो भी है वो सारे लोक साहित्य के अंतर्गत आए जाते हैं। इसी भांति विभिन्न राष्ट्रों में पाए जाने वाले विशेष तत्व, नैतिक आचार विचार, व्यवहार की जो प्रतिक्रिया है, वो सारे इस लोक साहित्य से संबंधित है। अब बात करते हैं लोकगीत की। तो ये क्या है, तो लोकगीत संवेदनशील मानव के अंतःकरण की अभिव्यक्ति है। यानी लोकगीतों में जो मानव की संवेदना है वो झलकती है। लोकगीत पारंपरिक, मौखिक की तथा समस्त लोक की अमानत होती है। इसका मालिक कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि एक के बाद एक गीत अगर कोई गाता है तो आगे वो दूसरा भी गाता है, फिर तीसरा गाता है, तो तीसरी पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीत जो है चले आ रहे हैं। यह लोकमानस की आडंबरहीन रचना होती है। लोकगीत लोक भावना और लोक रुचि की पूर्ण प्रतिनिधित्व जो है करती है। विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति, परंपरा एवं क्रियाकलाप, सामाजिक द्वंद्व, मनोदशा, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक वर्णन इन गीतों में जो है हमें देखने को मिलता है। देवेंद्र सत्यार्थी जी ने लिखा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। लोकगीत प्रकृति के उद्गार हैं।
प्रकृति जब तरंग में आती है, गान करती है। तो ऐसा लगता है कि लोकगीत से प्रकृति जो है वो तरंग में आई है। तो यहाँ आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं लोकगीत का। वहीं पे वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है कि साधारण जनमानस की प्रकृति की हरियाली, लताओं, कलियों, फूलों, पतझड़, श्रृंगार और करुणा से अधिक निकट रहा है। पक्षी अपने भीतर की किसी गुदगुदी या पुकार सुनकर जिस प्रकार से चहकने लगते हैं, उसी प्रकार जनमानस के भीतर से लोकगीत जो है वो उभरते हैं, झड़ते हैं। बसंत निर्गुण के अनुसार तो इन्होंने क्या कहा है कि लोकगीत लोक कंठ की धरोहर है। एक कंठ से दूसरे कंठ, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो है ये चीज़ें पहुंचती है। अब बात करते हैं लोक गाथा क्या होती है। तो उपकथानक के साथ चारित्रिक गुणों से युक्त वह देश काल आदि गुणों को लेकर जीवन पर प्रकाश डालता है। तो लोक गाथा, इसमें लोक कथाएं जो है शामिल होती है। अब डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा ने लोक गाथा के बारे में क्या परिभाषा दी है। तो लोक गाथा एक सामाजिक संस्था है जिसकी अंतरात्मा में व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति की अवहेलना हम कदापि नहीं कर सकते। लोक गाथा गद्य पद्य युक्त प्रबंधात्मक कथा है जो किसी व्यक्ति अथवा घटना पर केंद्रित होता है। लोकगीत छोटे होते हैं, उसमें घटना या चरित्र जो है सीमित रहते हैं, जबकि लोक गाथा यहाँ जो है वो लोक जीवन की किसी एक घटना पर आधारित होता है। लोक गाथा गद्य पद्य युक्त प्रबंधात्मक कथा है जिसमें गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी होता है। इसमें किसी व्यक्ति अथवा घटना जो है वो केंद्रित होता है। लोकगीत जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उसमें घटना जो है वो सीमित होते हैं, लेकिन जो लोक गाथा होती है उसका क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है और इसमें जो है आपको नायक और नायिका भी देखने को मिलते हैं। अब लोक कथा, अभी तो लोक कथा वह है जो लोक द्वारा लोक के लिए लोक से कही जाती है। यानी लोक कथाएं क्या है, एक लोग ने दूसरे लोग से अगर कोई कथा कही है तो वो लोक कथा कहलाती है। लोक कथा लोक के मुंह में रहती है। इसके लिए वक्ता और श्रोता दो ही लोग अनिवार्य हैं। एक वक्ता होता है लेकिन श्रोता जो है वो कई हो सकते हैं। गाँव की अथाई में नीम या बरगद के नीचे रात की ब्यारी अर्थात खाने के बाद लोक कथा सुनने का चलन होता है। तो पुराने समय में ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चलती थी, तो अब ये चीज़ें देखने को कम ही मिलती है लेकिन इन चीज़ों का प्रचलन आज भी हम गाँव में देख सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार प्रचलित कहानियों को अब इनको जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है धर्मगाथा यानी कि मिथ, दूसरा है लोक गाथा यानी कि लीजेंड्स, तीसरा है लोक कथा यानी कि फोल्क टेल्स। तो ये 3 प्रकार के जो है बताए गए हैं। कहानियाँ जो होती है उनको 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला है धर्मगाथा, लोक कथा और लोक गाथा। लोक कथाओं का लोक अत्यंत व्यापक होता है। लोक की समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा लोक कथाओं द्वारा रूपांतरित होती है। लोक कथाएं हमारी संस्कृति के संवाहक होती है, यानी कि जो ये लोक कथा है वो हमारी संस्कृति से संबंधित होती है। समूचा लोक कथाओं की विषय वस्तु बन सकता है। लोक जीवन की आस्था, अनास्था, राग, द्वेष, त्याग, भोग, कौतूहल, जिज्ञासा, संघर्ष, सुख, दुख, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो लोक कथाओं को एक कर देती है। और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है लोक कथाओं का, तो मनोरंजन होता है। इसके अलावा जो है इससे ज्ञान भी देखने को मिलता है। केवल लोक कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए भी सुनाई जाती है। लोकमानस हर नए ज्ञान को सरल कथा अथवा कहानी के माध्यम से लिखने के लिए आकांक्षी होता है। लोक कथा में अभिप्राय बीच में होता है और लोक कथा का अंत जो हमेशा क्या होता है, सुखद होता है। लोक कथा के अंत में कहने वाला जैसे उनके दिन फिरे वैसे ही भगवान सबके दिन फिरे कहता है। तो इसमें जो है लोक कथा में कुछ इस प्रकार के शब्द जो है सुनने को मिलते हैं, क्योंकि इसका अंत क्या है, सुखद होता है। यानी कि इस कहानी में जिस प्रकार से अच्छा हुआ वैसे ही भगवान सबके जीवन में अच्छा करे, कुछ इस प्रकार की भावना जो है लोक कथा में रहती है।
जिसमें मंगल भावना की आकांक्षा रहती है। कथाओं में धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक आदि चित्रण जो है देखने को मिलते हैं। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक के लिए कथाओं की सबकी अपनी अपनी शैली होती है। लोक कथाओं में प्रकृति, जड़, चेतन, मनुष्य का संबंध जो है बहुत गहरा होता है। इनमें मिथक और मिथ कथाओं का भी प्रयोग होता है, लेकिन मिथ कथाओं में लोक कथाओं के तत्वों का इस्तेमाल नहीं होता। लोक कथाओं में पशु पक्षी मनुष्य का रूप साधारण कर सकते हैं। परियां स्वर्ग लोक से उतरकर जमीन पर आ सकती है और मनुष्य की सहायता जो है कर सकती है। पेड़ पौधे इसमें बात कर सकते हैं। अदृश्य शक्तियां थोड़े से अनुष्ठान से मनुष्य के सहायक हो सकते हैं। मानवीय रिश्तों पर आधारित कई लोक कथाएं लोक समाज में प्रचलित रहती हैं। तो विक्रम बेताल की कहानी, ये सारी चीज़ें जो है, अल्लाउद्दीन की कहानी, ये सारी कहानी जो है लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और ये लोक कथाओं के अंतर्गत आती हैं। और इसी प्रकार से अन्य कहानियाँ भी हमें दादी नानी से सुनने को मिलती है। अब बात करते हैं कि लोकोक्ति क्या होती है। तो लोकोक्ति जो है लोक मन अनुभव का साहित्य है, यानी कि लोगों ने जो अपने अनुभव से प्राप्त किया है वो इसके अंतर्गत आती है। मानव मस्तिष्क इतिहास, परंपरा और संस्कृति के निरंतर कुछ न कुछ ग्रहण करता है और वह उसे अपने अनुभव में संचित करता है। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने पूर्व ज्ञान के अनुभवों को कम से कम शब्द और सार्थक शैली में जो उसको प्रकट करता है उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। यही सरल, सुबोध, जीवन उपयोगी उक्तियाँ लोकोक्ति साहित्य कहलाती है। लोकोक्ति साहित्य की परंपरा जो है अत्यंत प्राचीन है। तो लोकोक्ति की जितनी भी विधाएं होती है वो लोकोक्ति से समृद्ध हुई है। लोकगीत, लोक कथा, लोक कथाओं में जो है ये जो लोकोक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी साहित्य कोश में लोकोक्ति साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कहावतें और दूसरा है पहेली। कहावतें लोक संस्कृति के संवाहक होती है। मनुष्य की निष्ठा, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक बोध, ज्ञान कहावतों में मुखर होता है। कहावतें सार्वभौमिक और सर्वयुगीन होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रमादित्य मिश्र ने कहा है कि पहेली जो है वाचिक परंपराओं अर्थवान धरोहर है। तो यहाँ इनका जो अर्थ निकलता है वो ये है कि पहेलियाँ सूत्रबद्ध शैली में निबंध अनादिकाल से चले आ रहे गहरे चिंतन मनन का परिणाम है जो अत्यंत व्यापक है तथा जिन्हें उपाख्यान, गल्प, लोक कथा, लोकोक्ति आदि की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें जो है कूटपद, मुकरियाँ, बुझोवल, अटका, ढकोसला ये जो है इसमें कहावतों में आते हैं। तो ये सारे जो है लोकोक्ति के उदाहरण जो है आपको देखने को मिले कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं प्रकीर्ण साहित्य की। तो इसके अंतर्गत एक और टॉपिक जो है वो है प्रकीर्ण साहित्य। तो प्रकीर्ण साहित्य क्या होता है पहले तो ये जान लें। तो प्रकीर्ण क्या है? फैलाया हुआ, बिखरा हुआ, मिलाया हुआ, मिश्रित, अस्त व्यस्त किया हुआ, यानी कि फुटकल जो चीज़ें आती है, छोटी मोटी चीज़ें जो आती है वो चीज़ें आपकी प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आती है। अब प्रकीर्ण साहित्य की क्या परिभाषा है? तो वैसे तो लोक साहित्य की समस्त विधाओं पर बिखरी हुई, मिश्रित, फैली हुई, अस्त व्यस्त विशेषण लगाए जा सकते हैं, क्योंकि लोकगीत हो, ये लोक कथा हो, लोक गाथा हो, लोक नाट्य हो, जितने भी लोक कथाएं हैं सभी पर जो ये अंचल विशेष है उनकी व्यवस्था बिखरी हुई है। साथ ही एक अंचल से दूसरे अंचल तक पहुंचने में इनमें अनेक नई पुरानी प्रवृत्तियां जो है वो घुल मिल जाती है और सभी जो है एक दूसरे का वही सम्मान प्राप्त करती है। चूँकि मौखिक परंपरा में विद्यमान होने के कारण इनका कोई अस्तित्व जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाता। केवल मूल कथा स्थायी होने पर कलेवर बदल जाता है। तो चूँकि लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य आदि अधिक प्रचलित है तो अधिकांश जो है इनके रूप ही प्रचलित जो है हमारे सामने उपलब्ध हो पाते हैं। इसके विपरीत मनुष्य के दैनिक जीवन में अवसर विशेष या बात बात पर आने वाले अनुभव को तकिया कलाम की भांति
प्रयोग करने वाली अनेक उक्तियां समाज में प्रचलित है, जिनका कहीं भी संकलन नहीं हो सका या संकलन में इनके जो है कई रूप दिखाई पड़े और इनकी जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त रूप से दिखाई पड़ी। तो इन्हीं जो उक्तियां जो है, ये जो तकिया कलाम है जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही लोक साहित्य में फुटकल या फिर प्रकीर्ण साहित्य कहा जाता है। लोकोक्ति, कहावतें, पहेलियाँ, सूक्तियाँ, चुटकुले, मंत्र आदि जो ये सारी विधाएं हैं जो जनमानस में बिखरी हुई है, ये सारी प्रकीर्ण लोक साहित्य के अंतर्गत आती है। तो ये था आपका संपूर्ण मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, जिसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आप सभी को बता दिया है। और फिर भी कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी साहित्य है उनसे संबंधित मालवा का साहित्य, निमाणी का साहित्य, बुंदेलखंड का साहित्य, ये सारे टॉपिक सब हमारे यूनिट 10 से संबंधित चलेंगे। तो आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।